स्वागत है। नमस्कार। आज हम उन 3 शब्दों की चीरफाड़ करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन उनकी कहानी उतनी ही जटिल और खूनी है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बिल्कुल, ये शब्द फ्रांसीसी क्रांति की पहचान है। 1789 में शुरू हुई ये घटना सिर्फ किसी राजा को गद्दी से हटाने की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी सुनामी थी जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज हमारे पास जो स्रोत है उनके जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिनसे इतनी बड़ी आग लगी। सही। हम क्रांति के सिर्फ क्या और कब पर नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसकी विरासत क्या है और क्यों आज भी दुनिया के हर लोकतंत्र में इसकी गूंज सुनाई देती है। तो चलिए सीधे उस दौर में उतरते हैं। क्रांति की जमीन तैयार होने से पहले, मतलब 18वीं सदी के फ्रांस का समाज दिखता कैसा था? उस व्यवस्था को प्राचीन राजतंत्र या आंसियन रेजीम कहते थे, और ये समाज कह सकते हैं कि एक 3 मंजिला इमारत की तरह था, जिसे 3 एस्टेट्स कहा जाता था। अच्छा। सबसे ऊपर पहली मंजिल पर थे पादरी यानी चर्च के लोग, दूसरी पर थे कुलीन मतलब जमींदार और शाही खानदान वाले, और तीसरी मंजिल पर बाकी सब। मतलब देश की लगभग 97% आबादी, जिसमें बड़े व्यापारी और वकील से लेकर गरीब किसान और मजदूर तक शामिल थे। सुनने में तो ये बस एक सामाजिक वर्गीकरण लगता है, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा टेढ़ी थी। बहुत ज्यादा। असली समस्या इस ढांचे के डिजाइन में थी। पहली 2 मंजिलों पर रहने वालों के पास देश की लगभग 60% जमीन थी, लेकिन उन्हें सरकार को दिए जाने वाले लगभग सभी टैक्स से छूट मिली हुई थी। ओ, मतलब सारी ताकत और दौलत उनके पास, लेकिन देश चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। शून्य। और सारा बोझ उस तीसरी मंजिल पर था, जो पहले से ही चरमरा रही थी। बिल्कुल, सारे टैक्स का बोझ यही तीसरा एस्टेट उठाता था। हमारे पास उस दौर का एक मशहूर कार्टून है, मकड़ा और मक्खी। हाँ, मैंने देखा है उसे। उसमें एक जमींदार को मोटे ताजे मकड़े की तरह दिखाया गया है और किसान को एक बेचारी मक्खी की तरह। किसान अपनी मेहनत की सारी कमाई अनाज, फल, पैसा लाकर दे रहा है, और मकड़ा उसे लेने को तो तैयार है, पर उसकी तरफ देखता तक नहीं। ये चित्र आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। ये सिर्फ उस दौर का नहीं, बल्कि किसी भी शोषक व्यवस्था का एकदम सटीक चित्रण है। और ये सिर्फ एक चित्र नहीं था, ये रोज की हकीकत थी। किसानों पर सामंती करों का एक जाल बिछा था। जैसे उन्हें जमींदार के खेतों में मुफ्त में काम करना पड़ता था, सैन्य सेवा देनी पड़ती थी, और ऊपर से चर्च उनकी फसल का 10वां हिस्सा टाइड नाम के धार्मिक कर के रूप में ले लेता था। मतलब एक किसान हर तरफ से निचोड़ा जा रहा था। हर तरफ से। तो एक तरफ समाज में इतना गुस्सा और असमानता पनप रही थी, और दूसरी तरफ राजा का महल और सरकार दिवालिया होने की कगार पर थे। सही कहा। 1774 में जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो उसे शाही खजाना लगभग खाली मिला। और वजह? सालों से चल रहे महंगे युद्ध। हाँ, और रही सही कसर अमेरिका की क्रांति ने पूरी कर दी। फ्रांस ने अपने पुराने दुश्मन ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका के 13 उपनिवेशों की आजादी की लड़ाई में मदद की। एक तरह का प्रॉक्सी वॉर, जिसका खामियाजा फ्रांस को भुगतना पड़ा। और बहुत बड़ा खामियाजा। फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। 10 अरब? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि सरकार की सालाना कमाई का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा था। जब पैसा ही नहीं बचेगा तो देश कैसे चलेगा? और इसका असर सीधे आम आदमी की थाली पर पड़ा होगा। बिल्कुल। उस दौर में फ्रांस की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अनाज का उत्पादन नहीं। मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा गैप आ गया। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि लोगों की रोज की रोटी यानी पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं। लोगों के लिए ये अस्तित्व का संकट बन गया। जब पेट खाली हो तो दिमाग में क्रांति के विचार बहुत आसानी से घर कर जाते हैं। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इसी संकट और असमानता के बीच समाज के भीतर से ही एक नया पढ़ा लिखा और अमीर वर्ग तैयार हो रहा था। मध्य वर्ग? जी हाँ, ये तीसरे एस्टेट का वो हिस्सा था जो समुद्री व्यापार, ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन से अमीर बना था। इसमें वकील, जज और प्रशासनिक अधिकारी भी थे। मतलब ये लोग पढ़े लिखे थे, इनके पास पैसा भी था, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं था। सम्मान नहीं था क्योंकि वे जन्म से कुलीन नहीं थे। और इन्हीं लोगों ने एक नए विचार को हवा दी, योग्यता, जन्म नहीं। यही उनका मूल मंत्र था। उनका मानना था कि समाज में किसी की हैसियत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से तय होनी चाहिए,
और इन विचारों को एक मजबूत दार्शनिक आधार मिला। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हम इन दार्शनिकों को ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं? एक आम किसान जो पाव रोटी की कीमत से परेशान था, क्या वो सच में मॉन्टेस्क्यू के सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के लिए लड़ रहा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, एक आम किसान शायद रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहा था। तो फिर? लेकिन वो क्या है कि ये विचार सैलून, कॉफी हाउस और पढ़े लिखे लोगों के बीच की बहसों से छन छन कर आम भाषा में लोगों तक पहुंच रहे थे। अच्छा। इन दार्शनिकों ने लोगों के गुस्से को एक आवाज दी, एक ढांचा दिया। उन्होंने बताया कि जिस व्यवस्था में वे जी रहे हैं वो गलत ही नहीं बल्कि बदली भी जा सकती है। उन्होंने एक वैकल्पिक दुनिया की तस्वीर पेश की। तो एक तरफ आर्थिक तबाही, दूसरी तरफ समानता के नए विचार, ये तो एक विस्फोटक कॉकटेल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। इसकी पहली चिंगारी कहाँ से भड़की? चिंगारी तब भड़की जब राजा ने इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए और ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया। और टैक्स तो सिर्फ तीसरे एस्टेट पर ही लगना था। जाहिर है। लेकिन नए टैक्स लगाने के लिए उसे एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी, जो एक तरह की संसद थी जिसकी बैठक पिछले 175 सालों से नहीं हुई थी। 5 मई 1789 को वर्साई में यह ऐतिहासिक बैठक हुई। और यहीं पर बात बिगड़ गई। हाँ, क्योंकि विवाद वोटिंग के तरीके पर हो गया। पुराना नियम था हर एस्टेट का एक वोट। मतलब पादरी और कुलीन, 2 एस्टेट मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट की मांग को 2-1 से हरा सकते थे। ये तो धांधली का एक तरीका था जिसे सिस्टम में डाल दिया गया था। बिल्कुल। इस बार तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि, जो अब ज्यादा संगठित और मुखर थे, उन्होंने मांग की कि वोटिंग हर सदस्य के 1 वोट के आधार पर हो। और सम्राट ने ये मांग ठुकरा दी। हाँ, तो वो गुस्से में बैठक छोड़कर बाहर चले गए। ये अवज्ञा का पहला खुला प्रदर्शन था। इसके बाद जो हुआ वो फ्रांस के इतिहास के सबसे नाटकीय घटनाक्रमों में से एक है। टेनिस कोर्ट की शपथ। जी। 20 जून को ये प्रतिनिधि पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो सम्राट की ताकत को सीमित करे, तब तक वे यहाँ से नहीं हटेंगे। 1 मिनट, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो, जो खुद एक कुलीन थे, हाँ, और आबे सिए, जो एक पादरी थे, कर रहे थे। यही तो इस क्रांति की सबसे फैसिनेटिंग बात है। ये सिर्फ गरीबों के अमीरों के खिलाफ बगावत नहीं थी, ये विचारों का एक ऐसा तूफान था जिसमें खुद पहले और दूसरे एस्टेट के लोग भी शामिल हो गए थे। तो ये दिखाता है कि व्यवस्था अंदर से कितनी खोखली हो चुकी थी कि उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। और फिर आई वो तारीख जो क्रांति का प्रतीक बन गई, 14 जुलाई 1789, बास्तील का पतन। उस वक्त पेरिस में अफवाहों और डर का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि राजा उन पर सेना से हमला करवाने वाला है। और इसी उन्माद में लगभग 7,000 मर्द और औरतें हथियारों की तलाश में बास्तील के किले पर टूट पड़े, जो एक जेल भी थी। उन्होंने वहां के कमांडर को मार डाला और कैदियों को आजाद करा लिया। बास्तील तो राजा की तानाशाही का प्रतीक था। बिल्कुल, और इसीलिए लोगों ने उसे ईंट करके ढा दिया। और ये आग सिर्फ पेरिस तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, ये महाडर या द ग्रेट फियर बनकर पूरे देहात में फैल गई। महाडर? हाँ, गांव में अफवाह फैली कि जमींदारों ने अपनी फसलें बर्बाद करने के लिए लुटेरों के गिरोह बुलाए हैं। ये एक तरह का मास हिस्टीरिया था। मतलब सालों से दबा हुआ गुस्सा और डर एक साथ बाहर आ गया। बिल्कुल। ये महाडर सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये दिखाता है कि समाज में भरोसे का ढांचा पूरी तरह टूट चुका था। अफवाहें सच से ज्यादा ताकतवर हो गई थीं। एकदम सही। डरे हुए किसानों ने अपने औजारों से ही ग्रामीण किलों पर हमला बोल दिया, अनाज की गोदाम लूट लिए और लगान के सारे दस्तावेज जला दिए। हजारों की संख्या में कुलीन अपनी जानें बचाकर अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। ये तो जमीनी स्तर पर सत्ता का पूरी तरह से ढह जाना था। बिल्कुल। इस देशव्यापी विद्रोह के सामने आखिरकार राजा को झुकना ही पड़ा होगा। उसके पास कोई और चारा नहीं था। लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक के बाद एक क्रांतिकारी फैसले लिए। क्या हुआ उस रात? उन्होंने एक झटके में पूरी सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। पादरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, धार्मिक कर टाइट बंद कर दिया गया और चर्च की सारी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। और इसके बाद आया वो दस्तावेज जिसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र ने कुछ ऐसे अधिकार स्थापित किए
जिन्हें नैसर्गिक माना गया, यानी जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। जैसे इंसान आजाद पैदा होते हैं, आजाद रहते हैं और उनके अधिकार बराबर होते हैं। इसमें स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के अधिकार को सबसे ऊपर रखा गया। क्रांति ने संवाद करने का अपना एक नया तरीका भी खोजा था ना, प्रतीकों के जरिए। हाँ, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी, इसलिए विचारों को समझाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। अच्छा। टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक बन गई। छड़ों का गट्ठर एकता की ताकत का प्रतीक बना कि एक को तोड़ना आसान है, सबको नहीं। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख ज्ञान का प्रतीक बनी, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करेगी। सोचिए, एक टूटी हुई जंजीर जैसी साधारण सी चीज करोड़ों लोगों के लिए आजादी का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। प्रतीकों में कितनी ताकत होती है, ये क्रांति हमें दिखाती है। और इन सभी बदलावों को एक कानूनी शक्ल देते हुए 1791 में फ्रांस का पहला संविधान लागू हुआ। हाँ, इस संविधान ने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया, यानी राजा तो रहेगा पर उसकी शक्तियां सीमित होंगी और उन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन था। समानता का जो इतना बड़ा वादा किया गया था, वो इस संविधान में अधूरा रह गया। हाँ, और ये क्रांति के भीतर का एक बड़ा विरोधाभास था। संविधान ने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। इसने नागरिकों को दो हिस्सों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्रांति ने एक तरह के विशेषाधिकार मतलब जन्म के खत्म करके दूसरी तरह के विशेषाधिकार यानी संपत्ति के बना दिए? समानता का वादा तो यहीं टूटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। केवल 25 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक मानकर वोट का अधिकार दिया गया। और बाकी लगभग 30 लाख पुरुष, सभी महिलाएं, बच्चे और गरीब, ये सब निष्क्रिय नागरिक थे। क्रांति ने दरवाजा खोला जरूर, पर सबके लिए नहीं। तो राजतंत्र अभी भी सांसें ले रहा था और समानता का आदर्श अभी भी दूर था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, यहाँ से तो ये और भी ज्यादा उग्र हो गई। पेरिस में जैकोबिन क्लब जैसे राजनीतिक क्लब बहुत लोकप्रिय हो गए, जहाँ आम लोग जैसे दुकानदार, कारीगर सरकार की नीतियों पर तीखी बहस करते थे। और इसी बीच फ्रांस का युद्ध भी छिड़ गया। हाँ, अपने पड़ोसियों प्रशा और ऑस्ट्रिया से हजारों लोग देशभक्ति के जज्बे से सेना में भर्ती होने लगे और उन्होंने मार्सेले गीत गाना शुरू किया, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को एक खास नाम से भी जाना जाता था, सैन कुलॉट। हाँ, जिसका मतलब था बिना घुटने वाले। ये एक तरह का फैशन स्टेटमेंट था जो राजनीति बन गया। बिल्कुल, उस दौर में कुलीन लोग घुटनों तक की ब्रीचेस पहनते थे, जबकि ये क्रांतिकारी धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। ये पहनावा इस बात का ऐलान था कि उन्होंने कुलीनों की सत्ता को नकार दिया है। और आखिरकार उन्होंने सिर्फ पहनावे को ही नहीं बल्कि पूरी राजशाही को ही नकार दिया। युद्ध और आंतरिक विद्रोह के बढ़ते दबाव के बीच 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। और राजा लुई 16, उसका क्या हुआ? उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी पाया गया और 21 जनवरी 1793 को हजारों की भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। ये क्रांति का वो बिंदु था जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। हाँ। तो अंत में इस पूरी उथल-पुथल, हिंसा और बदलाव की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत क्या रही? देखिए, इसकी सबसे बड़ी विरासत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार ही थे। ये विचार फ्रांस की सीमाओं में कैद नहीं रहे। सही। ये पूरे यूरोप में फैले और वहाँ की सामंती व्यवस्थाओं को चुनौती दी। यहाँ तक कि भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे विचारक भी इन विचारों से बहुत प्रभावित हुए। तो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनों ने भी इनसे प्रेरणा ली। बिल्कुल। तो फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को वो राजनीतिक शब्दावली दी, वो सिद्धांत दिए जिन पर आज के कई लोकतंत्र टिके हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। वो क्या है? क्रांति ने मनुष्य के अधिकारों का इतना शक्तिशाली घोषणा पत्र दिया, लेकिन उसके 2 साल बाद ही बने संविधान ने नागरिकों को एक्टिव और निष्क्रिय में बांट दिया। हाँ, ये विरोधाभास तो था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजा की फांसी के बाद क्रांति का एक और भी खूनी दौर आया, जिसे आतंक का राज कहते हैं, जहां हजारों लोगों को
क्रांति के दुश्मन के शक में ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। किसी भी क्रांति के ऊंचे आदर्शों को जमीनी हकीकत और शासन की राजनीति में उतारना कितना मुश्किल होता है, और क्या एक क्रांति के वादों और उसकी असलियत में हमेशा एक फासला रह ही जाता है? इस पे सोचना जरूरी। तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक देश की क्रांति की कहानी नहीं है। ये कहानी है यूरोप में समाजवाद की, और उस रूसी क्रांति की जिसने मतलब पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर आज भी महसूस होता है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें 18वीं सदी के यूरोप से लेकर जार के पतन और फिर सोवियत संघ के बनने तक के पूरे सफर पर ले जाते हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद यही है कि हम उन सामाजिक, आर्थिक और वो जो राजनीतिक वजहें थीं उनको कुरे दें। मतलब ये समझने की कोशिश करें कि आखिर कैसे इतना बड़ा साम्राज्य ढह गया और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। क्रांति से पहले का यूरोप, वहां विचारों का एक कह सकते हैं मंथन चल रहा था। सही कहा। उस दौर में यूरोप में मुख्य तौर पर 3 तरह की सोच थी जो समाज को अलग अलग दिशा में ले जाना चाहती थी। स्रोत इन्हें कहते हैं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। जी। ये तीनों नाम तो हम आज भी बहुत सुनते हैं, लेकिन उस जमाने में इनके मतलब क्या थे? जैसे उदारवादी मतलब लिबरल्स, वो क्या चाहते थे? देखिए, उस समय के उदारवादी आज के उदारवादियों से काफी अलग थे। वो राजाओं की जो बिलगाम ताकत थी उसके तो खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि हर धर्म को बराबर सम्मान मिले। लेकिन जब बात वोट देने की आई तो वो चाहते थे कि ये हक सिर्फ उन मर्दों को मिले जिनके पास अपनी संपत्ति है। अच्छा, मतलब सबको वोट देने के हक में नहीं थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के समर्थक नहीं थे। तो फिर रेडिकल्स इनसे कैसे अलग हुए? वो तो इससे आगे की बात कर रहे होंगे। हाँ, रेडिकल्स चाहते थे कि सरकार देश की ज्यादातर आबादी मतलब बहुमत के हिसाब से बने, और वो महिलाओं के वोट देने के अधिकार के भी जबरदस्त समर्थक थे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है वो जमींदारों और उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के भी खिलाफ थे। सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे। और तीसरे थे रूढ़िवादी। वो तो जैसा नाम से ही लगता है इन दोनों के ही खिलाफ होंगे। हाँ, वो रेडिकल्स और उदारवादियों दोनों के ही आलोचक थे, पर वो बदलाव के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे, जैसा कि हम अक्सर मान लेते हैं। अच्छा? वो बस ये मानते थे कि अतीत को मतलब अपनी परंपराओं को पूरी तरह ठुकराया नहीं जा सकता, और जो भी बदलाव हो वो बहुत धीरे धीरे हो। तो आप देख सकती हैं कि यूरोप में एक वैचारिक खींचतान चल रही थी, और इसी खींचतान के बीच एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी, औद्योगिक क्रांति। कारखानों ने समाज को बदल तो दिया, पर ऐसा लगता है कि एक नई तरह की समस्या भी पैदा कर दी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। औद्योगिकरण से शहरों में भीड़ तो बढ़ी, लेकिन मजदूरों के हालात बहुत खराब थे। औरतें, मर्द, बच्चे सब कम मजदूरी पर लंबे लंबे घंटों तक काम करते थे, और बेरोजगारी तो एक आम बात थी। और इसी माहौल में कार्ल मार्क्स का विचार सामने आता है। हाँ, एक धमाके की तरह। उन्होंने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवादी है, और इसमें सारा मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, लेकिन उस पर कब्जा पूंजीपतियों का होता है। तो उनका समाधान क्या था? मतलब ये तो बहुत ही रेडिकल विचार लगता है कि सारी निजी संपत्ति को ही खत्म कर दो। बिल्कुल। शुरुआत में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे इसने मजदूरों को अपनी तरफ खींचा। मार्क्स का समाधान था एक कम्युनिस्ट समाज बनाना, जहां उत्पादन के सारे साधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक हो। बिल्कुल। और यही विचार आगे चलकर रूसी क्रांति की कह सकते हैं आत्मा बनने वाला था। तो चलिए अब इन यूरोपीय विचारों को लेकर सीधे रूस की जमीन पर उतरते हैं। 1914 में मतलब पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले जार निकोलस दूसरे का रूस आखिर दिखता कैसा था? वो एक बहुत ही विशाल, बहुत फैला हुआ साम्राज्य था। आप सोचिए, मॉस्को से लेकर पूरा प्रशांत महासागर तक। बाप रे। आज के फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन ये सब उसी का हिस्सा थे। लेकिन ये एक पिछड़ा हुआ साम्राज्य था। मतलब जहां फ्रांस, जर्मनी में 40-50% लोग उद्योगों में थे, वहीं रूस की 85% आबादी खेती पर ही निर्भर थी। और समाज भी काफी बटा हुआ था। मुझे स्रोतों में एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि मजदूरों के बीच भी अपनी एक ऊंच नीच थी। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है पर सच है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे औद्योगिक शहरों में मजदूरों में भी एक पदानुक्रम था। जैसे जो धातुकर्मी थे, मेटल वर्कर्स,
वो खुद को मजदूरों का साहब समझते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और स्किल की वजह से उनमें एक अलग ही अकड़ थी। और किसानों की तो जैसे अपनी ही एक अलग दुनिया चल रही थी। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो मुझे मीर वाली बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया। ये एक बहुत ही जरूरी नुक्ता है। रूस के किसानों में मीर या कम्यून की परंपरा थी, जिसमें वो अपनी जमीन को एक साथ मिलाकर कम्यून को दे देते थे। हाँ, और फिर हर परिवार को उसकी जरूरत के हिसाब से जमीन का टुकड़ा मिलता था। ये मानसिकता उन्हें निजी संपत्ति पर टिके पश्चिमी यूरोप के किसानों से बिल्कुल अलग बनाती थी। शायद यही वजह थी कि समाजवाद का विचार रूस के गांवों में इतनी आसानी से अपनी जड़ें जमा पाया, है ना? बिल्कुल। तो इस विशाल बटे हुए और अंदर ही अंदर उबल रहे साम्राज्य के पतन की पहली बड़ी दस्तक 1905 में सुनाई दी। जी। उस खूनी रविवार की घटना ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? वो एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी नामुमकिन थी। हुआ ये कि 1904 में महंगाई आसमान छू रही थी और मजदूरों की तनख्वाह 20% तक घट गई थी। 20%? जी। इसी के विरोध में पादरी गैपोन के नेतृत्व में हजारों मजदूर शांति से अपनी अर्जी लेकर जार के महल की तरफ जा रहे थे। और उन पे हमला कर दिया गया। हाँ, पुलिस और सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, जार जिसे रूस की जनता लिटिल फादर यानी अपना छोटा पिता मानती थी, उसी के सैनिकों ने अपने ही लोगों का खून बहा दिया। एक ही दिन में, मतलब जार की पूरी साख मिट्टी में मिल गई। इस घटना के बाद तो जार पर दबाव बहुत बढ़ गया होगा। जबरदस्त दबाव। पूरे देश में हड़तालों की जैसे बाढ़ आ गई। जार को झुकना पड़ा और उसने एक चुनी हुई संसद यानी ड्यूमा बनाने का वादा किया। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। बिल्कुल दिखावा। उसने पहली ड्यूमा को 75 दिन में और दूसरी को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। और तीसरी में अपने लोग भर दिए। हाँ, तीसरी ड्यूमा में उसने अपने वफादार रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके। तो रूस के अंदर ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी बाहरी घटना हुई जिसने इस सुलगती हुई आग में घी का काम किया। पहला विश्व युद्ध। बिल्कुल। शुरुआत में तो लोगों में बड़ा राष्ट्रवाद जागा और सब जार के पीछे खड़े हो गए, लेकिन ये जोश बहुत जल्दी ठंडा पड़ गया। जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, हालात बदतर होते गए। 1917 तक रूस के 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 70 लाख? और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ थकावट नहीं थी, हालत इतनी खराब थी कि सैनिकों के पास लड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। हाँ, ये एक साम्राज्य की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत था। शहरों में रोटी और आटे की किल्लत हो गई थी। सैनिक भी अब लड़ना नहीं चाहते थे। और इसी विस्फोटक माहौल में फरवरी 1917 की क्रांति हुई। हाँ, पेट्रोग्रेड में। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या कुछ नहीं हो गया। वाकई। इसकी शुरुआत हुई 22 फरवरी को एक मामूली सी फैक्ट्री तालाबंदी से। लेकिन अगले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हजारों महिलाएं रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर उतर आईं। और आंदोलन ने एक नया जबरदस्त रुख ले लिया। हाँ। कुछ ही दिनों में हड़तालों का सिलसिला ऐसा चला कि पूरा शहर ठप पड़ गया। और सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल। जब ड्यूमा बर्खास्त हुई तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। 27 फरवरी तक उन्होंने पुलिस के मुख्यालयों पर कब्जा कर लिया था। और फिर आया सबसे निर्णायक मोड़। हाँ, जब जार ने जिन सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दिया, उन्होंने अपनी ही रेजिमेंट के अफसर को गोली मार दी और बागियों से जा मिले। और बस वहीं पर जार के शासन का खेल खत्म हो गया। जी। 2 मार्च को सैनिक कमांडरों ने जार को सलाह दी कि वो गद्दी छोड़ दे। उसने बात मान ली और इसी के साथ रूस से सदियों पुरानी जारशाही खत्म हो गई और एक अंतरिम सरकार बन गई। हाँ, ड्यूमा और मजदूरों के सोवियत नेताओं ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बना ली। तो जार चला गया, देश में एक नई सरकार बन गई। ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, लेनिन की वापसी। हाँ, अप्रैल में जैसे ही बोल्शेविक नेता लेनिन निर्वासन से लौटे, उन्होंने क्रांति की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपनी मशहूर अप्रैल थीसिस पेश की, जिसमें 3 सीधी और साफ मांगे थीं। बिल्कुल। पहली, युद्ध को तुरंत रोका जाए। दूसरी, सारी जमीन किसानों को सौंप दी जाए। और तीसरी, सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अब बोल्शेविक पार्टी का मकसद साफ है, सारी ताकत सोवियतों यानी मजदूरों की परिषदों के हाथ में देना और पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। इन मांगों के बाद तो टकराव होना तय था और रूस एक भयानक गृहयुद्ध में फंस गया। हाँ, 1918 से 1920 तक एक तरफ थे बोल्शेविक,
जिन्हें रेड्स कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे व्हाइट्स जो जार के समर्थक थे, और ग्रीन्स जो थे तो समाजवादी क्रांतिकारी पर बोल्शेविकों के खिलाफ थे। और व्हाइट्स को तो विदेशी ताकतों का भी समर्थन था, है ना? बिल्कुल। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सब डरे हुए थे कि कहीं रूस में समाजवाद ना फैल जाए। लेकिन आखिर में जीत बोल्शेविकों की ही हुई। हाँ, क्योंकि उनके पास जमीन के पुनर्वितरण का एक साफ नारा था जिसने किसानों को उनकी तरफ खींच लिया। 1920 आते आते ज्यादातर रूसी साम्राज्य पर उनका नियंत्रण हो चुका था। और दिसंबर 1922 में उन्होंने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना की। जी। यूएसएसआर का बनना इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन इसके बाद की कहानी भी उतनी ही जटिल है। एक तरफ स्टालिन के दौर में भयानक त्रासदी हुई, तो दूसरी तरफ जबरदस्त औद्योगिक तरक्की भी हुई। ये उस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? मतलब त्रासदी से आपका क्या मतलब है? देखिए, 1927-28 में अनाज का भारी संकट हुआ। स्टालिन का मानना था कि अमीर किसान, जिन्हें कुलक कहते थे, वो अनाज की जमाखोरी कर रहे हैं। अच्छा। तो उसने कुलकों का सफाया करने और किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनकर बड़े बड़े सामूहिक खेत यानी कोलखोज बनाने की नीति शुरू की। और इसके नतीजे बहुत भयानक हुए होंगे। बहुत भयानक। इस जबरदस्ती, खराब मौसम और सख्त नीतियों की वजह से 1930 से 33 के बीच सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कितने लोग मारे गए? करीब 40 लाख लोग मारे गए। 40 लाख? ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। एक ऐसी सरकार जो किसानों के नाम पर सत्ता में आई थी, उसी की नीतियों ने लाखों किसानों की जान ले ली। सही कहा। और इसी के समानांतर देश में बड़े बड़े कारखाने भी लग रहे थे। बिल्कुल। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए जबरदस्त औद्योगिक विकास हुआ। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला और स्टील का उत्पादन 100% बढ़ गया। 100%? बस 4 साल में। हाँ। नए शहर बसे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियां खोली गईं, लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिली। लेकिन ये सब कुछ तानाशाही और दमन की कीमत पर हो रहा था। हाँ, यही इसकी दुखद सच्चाई थी। तो जब हम इस पूरी कहानी का सार निकालते हैं, तो इस क्रांति की विरासत क्या है? एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि मजदूरों का राज स्थापित करने का जो सपना था, वो हकीकत में बदला। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर कॉमिंटन जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। भारत में भी एम.एन. रॉय से लेकर नेहरू तक कई नेता समाजवाद के इस प्रयोग से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन दूसरी तरफ वही सवाल है जिससे हमने शुरुआत की थी। यूएसएसआर एक ताकतवर देश तो बन गया, लेकिन नागरिकों की आजादी का क्या हुआ? विकास के नाम पर हर तरह के विरोध को कुचल दिया गया। और यही वो विचार है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। एक क्रांति तो जनता को सत्ता, समानता और आजादी दिलाने के वादे के साथ शुरू हुई थी, उसका अंत एक ऐसे शक्तिशाली राज्य के रूप में हुआ जिसने अपने ही नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लगभग खत्म कर दिया। तो यहाँ आकर ये सवाल उठता है कि क्या ये उस शुरुआती वादे की पूर्ति थी या उसके साथ एक धोखा? अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास की जो बड़ी बड़ी तबाहियां हैं वो अचानक आती हैं, जैसे कोई तूफान, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। वो धीरे धीरे पकती हैं, छोटे छोटे समझौतों से, नजरअंदाज की गई चेतावनियों से। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे जो शायद इतिहास का सबसे स्याह अध्याय है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें नहीं बताते, वो एक तरह से उस दौर का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पेश करते हैं। और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि आखिर जर्मनी जैसा देश जो उस समय विज्ञान और कला का गढ़ था, वो सिर्फ एक दशक में बर्बरता की अंधेरी खाई में कैसे जा गिरा? मतलब ये सब हुआ कैसे? तो कहानी की शुरुआत कहां से करें? शायद उस जख्म से जो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को मिला, वर्साई की संधि। सुनने में तो एक शांति समझौता लगता तो है, पर असल में देखिए ये शांति से ज्यादा अपमान का दस्तावेज था। सोचिए, जर्मनी को अपना 13% इलाका छोड़ना पड़ा, फिर उसका जो औद्योगिक दिल था राइनलैंड, उस पर कब्जा हो गया। 75% लोहे और 26% कोयले के भंडार वो भी छीन लिए गए, और इन सब के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना। ये रकम इतनी बड़ी थी कि उस वक्त इसे चुकाना नामुमकिन था। लेकिन मुझे लगता है आर्थिक नुकसान से भी ज्यादा चुभने वाली बात वो वॉर गिल्ट क्लॉज रही होगी, है ना? जहां लड़ाई का सारा दोष अकेले जर्मनी पर डाल दिया गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
वो सिर्फ एक क्लॉज नहीं था, वो जर्मनी के राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक कलंक जैसा था। जिन नेताओं ने इस संधि पर दस्तखत किए, उन्हें जर्मनी में ही नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा। एक झूठी कहानी फैलाई गई कि जर्मन सेना तो हारी ही नहीं थी, इन नेताओं ने तो मतलब पीठ में छुरा घोंपा है। इस एक झूठ ने जर्मनी के नए नए लोकतंत्र वाइमर गणराज्य की नींव में ही जहर घोल दिया। मतलब लोकतंत्र शुरू होने से पहले ही बदनाम हो गया, लोगों का भरोसा ही उठ गया उस पर से। बिल्कुल, लोगों को लगने लगा कि लोकतंत्र एक कमजोर और अपमानजनक व्यवस्था है। इसकी जगह सेना का, आक्रामक राष्ट्रवाद का महिमा मंडन होने लगा। और इसी नफरत और अपमान की जमीन पर आप समझिए हिटलर जैसे कट्टरपंथी विचारों के बीच पनपने शुरू हुए। और इस राजनीतिक जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया आर्थिक संकटों ने। पहले 1923 की हाइपर इन्फ्लेशन मैंने पढ़ा है, और ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि लोग ब्रेड खरीदने के लिए मतलब बोरियों में नोट भरकर ले जाते थे। क्या ये सच में ऐसा था? ये सच से भी ज्यादा भयावह था। जब जर्मनी ने हर्जाना देने से मना किया तो फ्रांस ने उसके औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जवाब में जर्मन सरकार ने बस अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। और नतीजा जर्मन मार्क की कीमत कागज के टुकड़े से भी कम हो गई। लोग अपनी जिंदगी भर की बचत से एक कप कॉफी तक नहीं खरीद सकते थे। इसने मध्यम वर्ग को, जो किसी भी समाज की रीढ़ होता है, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो एक संकट ने लोगों की बचत खत्म कर दी, और फिर कुछ ही साल बाद 1929 में अमेरिका की महामंदी आ गई। उसका जर्मनी पर क्या असर हुआ? उसका असर तो विनाशकारी था। देखिए, जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिकी कर्जों पर टिकी हुई थी। जैसे ही वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, वो सारी मदद बंद हो गई। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, निर्यात ठप हो गया। 1932 आते आते 60 लाख लोग बेरोजगार थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि सड़कों पर पढ़े लिखे लोग गले में तख्ती लटकाए घूमते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। ये तो नाउम्मीदी के इंतहा है। और शायद इसी नाउम्मीदी में लोगों को हिटलर एक मसीहा जैसा लगा होगा। बिल्कुल, जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, जब लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, तब वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखते हैं जो आसान जवाब और एक गौरवशाली भविष्य का सपना दिखाए। हिटलर ने यही किया। उसने वर्साय के अपमान का बदला लेने का, अर्थव्यवस्था को ठीक करने का और जर्मनी को फिर से एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया। उसकी जो जोशीली बातें थीं, वो उस हताश जनता के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। यहाँ पे जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि हिटलर ने किसी खूनी क्रांति से सत्ता नहीं हासिल की, वो तो कानूनी तरीके से चांसलर बना था। ये कैसे हुआ? यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। हिटलर को जर्मनी के जो पुराने अमीर लोग थे, उन्होंने कम आंका। उन्हें लगा कि ये एक जोशीला लोकप्रिय नेता है, इसे हम इस्तेमाल करके बाद में किनारे कर देंगे। उन्होंने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग पर दबाव डाला और 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर नियुक्त करवा दिया। उन्हें लगा कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, पर असल में उन्होंने भेड़िए को ही घर की रखवाली सौंप दी थी। और सत्ता में आते ही उसने सबसे पहला काम लोकतंत्र को ही खत्म करने का किया। संसद में वो जो आग लगने की घटना हुई थी, वो तो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, फरवरी 1933 में जर्मन संसद में एक रहस्यमयी आग लगी। आज तक पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि ये किसने लगाई, पर हिटलर ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने इसे कम्युनिस्टों की साजिश बताया और राष्ट्रपति से अग्नि अध्यादेश जारी करवा लिया। इस एक अध्यादेश ने लोगों के सारे नागरिक अधिकार छीन लिए, बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, सब कुछ। एक घटना को बहाना बनाकर पूरी आजादी ही खत्म कर दी। और इसके बाद आया वो एनेबलिंग एक्ट, उसने तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाँ, 3 मार्च 1933 का विशेषाधिकार अधिनियम। यह कानून कहता था कि चांसलर यानी हिटलर अब बिना संसद की मंजूरी के 4 साल तक कोई भी कानून बना सकता है। तो मतलब तानाशाही स्थापित हो गई। बिल्कुल। और जो बात इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि तानाशाही दरवाजा तोड़कर नहीं आई, उसे कानून की चाबी देकर अंदर बुलाया गया। और वो चाबी क्या थी? वो चाबी थी वाइमर संविधान का ही एक अनुच्छेद, आर्टिकल 48। ये आर्टिकल राष्ट्रपति को आपातकाल में बिना संसद के शासन करने की शक्ति देता था। बनाया तो गया था लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लेकिन हिटलर ने इसी संवैधानिक खामी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को हमेशा के लिए दफन कर दिया। एक बार जब सत्ता पूरी तरह हाथ में आ गई तो फिर डर का राज शुरू हुआ। गेस्टापो, एसएस, ये सब क्या थे? ये सिर्फ पुलिस तो नहीं थे। नहीं, ये कानून के दायरे में काम करने वाली पुलिस नहीं थी। ये पार्टी की अपनी सेनाएं थीं जिन्हें कानून से भी ऊपर रखा गया था। गेस्टापो
यानी खुफिया पुलिस। उसका काम था सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी उठा लेना और गायब कर देना। और एसएस, जो पहले हिटलर के बॉडीगार्ड थे, वो बाद में यातना शिविरों को चलाने वाले सबसे बड़े जल्लाद बने। इन संगठनों ने पूरे जर्मनी में एक ऐसा डर का माहौल बना दिया कि कोई सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो ये जो दमन और आतंक का पूरा ढांचा था, ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए तो नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई गहरी विकृत सोच काम कर रही होगी। वो क्या थी? वो सोच ही नाज़ीवाद का मूल थी। ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के वैज्ञानिक सिद्धांतों की एक बहुत ही भद्दी और तोड़ मरोड़ कर की गई व्याख्या थी। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को इंसानों पर लागू कर दिया। उन्होंने एक तरह का नस्लीय पिरामिड बनाया। एक नस्लीय पिरामिड मतलब सबसे ऊपर शिखर पर थे नॉर्डिक जर्मन आर्य, जिन्हें वो सबसे शुद्ध, सबसे ताकतवर और दुनिया पर राज करने के लिए बनी नस्ल मानते थे। और सबसे नीचे थे यहूदी, जिप्सी और दूसरे लोग जिन्हें वो अवांछित और इंसानियत पर बोझ समझते थे। तो ये सिर्फ एक नस्लीय सिद्धांत नहीं था, ये एक राजनीतिक हथियार था। क्या यहूदियों को सबसे नीचे रखने का कारण सिर्फ नस्लीय नफरत थी, या फिर उन्हें एक आसान बलि का बकरा बनाया गया? बिल्कुल, ये एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था। हमारे स्रोत बताते हैं कि यहूदियों को आंतरिक दुश्मन के रूप में दिखाया गया। इससे हिटलर को दो फायदे हुए। पहला, वर्साई की संधि और आर्थिक संकट जैसी सारी समस्याओं का दोष उन पर मढ़ दिया गया। अच्छा। और दूसरा, एक कॉमन दुश्मन बनाकर बटे हुए जर्मन समाज को एकजुट करने की कोशिश की गई। ये डर और नफरत पर आधारित एकता थी। और इसी नस्लीय सोच से लेबेनस्ट्रॉम या जीवन परिधि का सिद्धांत भी निकला। इसका क्या मतलब था? लेबेनस्ट्रॉम का सीधा मतलब था रहने की जगह। हिटलर का मानना था कि आर्य नस्ल को फलने फूलने के लिए ज्यादा जमीन, ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। और ये जमीन कहाँ से आएगी? ये जमीन पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड और रूस पर कब्जा करके हासिल की जाएगी, वहां के लोगों को गुलाम बनाकर या मारकर। यह सिद्धांत असल में युद्ध और नरसंहार का एक घोषणा पत्र था। एक तरफ तो ये भयानक नस्लीय सफाई जिज्ञासारी चल रही थी, और दूसरी तरफ लोगों को दिखाया जा रहा था कि जर्मनी तरक्की कर रहा है। वो ऑटोबान और फॉक्सवैगन जैसी परियोजनाएं। हाँ, और ये नाज़ी प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा धोखा था। अर्थशास्त्री हेलमार शाख्त ने सरकारी खर्च पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम शुरू किए। सड़कें बनी, कारें बनाने की बात हुई, बेरोजगारी कम हुई, तो लोगों को लगा कि हिटलर ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। पर्दे के पीछे जर्मनी को एक विशाल युद्ध मशीन में बदला जा रहा था। वो ऑटोबान इसलिए नहीं बन रहे थे कि लोग छुट्टियां मनाने जाएं, वो इसलिए बन रहे थे कि टैंक और सेना तेजी से बॉर्डर तक पहुंच सकें। अच्छा। कार फैक्ट्रियों में गुपचुप तरीके से लड़ाकू विमानों के पुर्जे बन रहे थे। ये विकास का एक मुखौटा था जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तैयारी छिपी थी। और फिर ये तैयारी हकीकत में बदल गई। 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा, फिर चेकोस्लोवाकिया, और आखिर में सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला, और यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हाँ, और शुरुआत में नाज़ी सेना को कोई रोक नहीं पाया। उनकी ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की गति से युद्ध की रणनीति ने पूरे यूरोप को चौंका दिया। फ्रांस जैसे बड़े देश ने कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक दिए। 1940 तक तो ऐसा लग रहा था कि हिटलर को कोई नहीं हरा सकता। तो फिर गलती कहाँ हुई? इतना अपराजय दिखने वाला हिटलर हारा कैसे? उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल क्या थी? इतिहासकार मानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी और शायद घातक भूल थी जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना। अच्छा। उसे लगा कि वो सर्दियों से पहले ही रूस को जीत लेगा, लेकिन उसने रूस की विशालता, उसके कड़े मौसम और सोवियत लोगों के जज्बे को कम आंका। इस एक फैसले ने जर्मनी को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने को मजबूर कर दिया। पश्चिम में ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ और पूर्व में सोवियत संघ के खिलाफ। और स्टालिनग्राड की लड़ाई तो एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। वो सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं थी, वो नाज़ी सेना के ताबूत में पहली कील थी। स्टालिनग्राड में जर्मन सेना की हार ने ये मिथक तोड़ दिया कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। और फिर जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में कूद पड़ा, तब जर्मनी की हार बस समय की बात रह गई थी। युद्ध के इसी आखिरी और सबसे भयानक दौर में नाज़ियों ने अपने सबसे घिनौने अपराध,
होलोकॉस्ट को अंजाम दिया, अंतिम समाधान के नाम पर। हाँ, जब उन्हें लगा कि वो युद्ध हार रहे हैं तो उन्होंने यहूदियों और दूसरे अवांछित समूहों को पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया तेज कर दी। गैस चैम्बरों में लाखों लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से मार दिया गया। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े दिल दहला देते हैं। लगभग 60 लाख यहूदी, 60 लाख। उनके अलावा 10 लाख पोलैंड के नागरिक, 2 लाख जिप्सी और करीब 70,000 वैसे जर्मन नागरिक जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम थे। इन सबको भी मार दिया गया। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक आधुनिक राष्ट्र ने अपनी पूरी ताकत इतने बड़े पैमाने पर इंसानों के सफाये में लगा दी। एक पल की खामोशी। ये आंकड़े, इन्हें सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इंसानियत इस हद तक गिर सकती है। अंत में मई 1945 में जब सोवियत सेना बर्लिन पहुंची तो हार को सामने देखकर हिटलर ने एक बंकर में आत्महत्या कर ली। उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने भी अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के बाद न्यूरनबर्ग में मुकदमे चले, कुछ को सजा भी हुई। हाँ, और यहाँ मित्र राष्ट्रों ने पहले विश्व युद्ध वाली गलती नहीं दोहराई। इस बार जर्मनी पर कोई अपमानजनक संधि नहीं थोपी गई। मकसद बदला लेना नहीं था, बल्कि न्याय करना और जर्मनी को फिर से एक लोकतांत्रिक देश के रूप में खड़ा करने में मदद करना था, ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। हाँ, ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। तो अगर हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि ये किसी एक व्यक्ति का पागलपन नहीं था। ये राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक तबाही, राजनीतिक मौकापरस्ती और आम लोगों की चुप्पी का एक जहरीला कॉकटेल था जिसने दुनिया को तबाही की आग में झोंक दिया। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना बहुत आसान है, जहाँ आर्थिक असमानता बढ़ रही है और जहाँ लोग आसान जवाबों की तलाश में हैं, तो हमें इतिहास के उन चेतावनी संकेतों के कौन से नए रूपों पर नजर रखनी चाहिए? अपने आसपास देखें। जिस कागज पर हम लिखते हैं, जो मेज कुर्सी है, सुबह की चाय की खुशबू, यहाँ तक कि गाड़ियों के टायर भी। क्या हो अगर ये सब एक अदृश्य जंगल का हिस्सा हो? आज हम कुछ ऐसे ही स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि कैसे जंगल, जो लाखों लोगों का घर और उनकी पहचान हुआ करते थे, वो रातों रात एक संसाधन और अपराध का अड्डा बन गए। और कैसे उपनिवेशवाद ने न केवल पेड़ काटे, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के सदियों पुराने रिश्ते को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। आज की हमारी चर्चा भारत के साल और सागौन के जंगलों से लेकर हजारों मील दूर जावा के घने जंगलों तक फैली है, जहां विकास का मतलब एक तरह से विनाश बन गया था। तो चलिए इस बात की परतें खोलते हैं कि जंगल गायब क्यों होने लगे, कैसे अपनी ही जमीन पर गुजारा करना जुर्म बन गया और कैसे इन बदलावों ने जबरदस्त विद्रोहों को जन्म दिया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों साल से मौजूद जंगल इतनी तेजी से खत्म होने लगे। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी जरूरत से, और वो जरूरत थी इंग्लैंड की शाही नौसेना की, यानी रॉयल नेवी की। 19वीं सदी के शुरुआत तक आते आते इंग्लैंड में ओक के जंगल लगभग खत्म हो चुके थे। अच्छा। हाँ, और उन्हें अपने विशाल जहाजों को बनाने और उनकी मरम्मत के लिए मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की सख्त जरूरत थी। ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य, आप कह सकती, इन्हीं जहाजों पर टिका था। तो ब्रिटेन का वैश्विक साम्राज्य एक तरह से भारत की लकड़ी पर तैर रहा था। बिल्कुल यही बात है। भारत के विशाल और घने जंगलों में उन्हें वो लकड़ी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। 1820 के दशक में खोजी दल भारत भेजे गए ताकि जंगलों के संसाधनों का पता लगाया जा सके, और फिर तो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू हुई, सिर्फ इसलिए ताकि ब्रिटिश नौसेना समुद्र पर अपना दबदबा बनाए रख सके। और अगर जहाज समुद्र पर नियंत्रण का जरिया थे, तो जमीन पर उन्होंने एक और हथियार का इस्तेमाल किया, रेलवे। हम अक्सर रेलवे को तरक्की की निशानी मानते हैं, लेकिन उस वक्त ये जंगलों के लिए कयामत बनकर आई, है ना? हाँ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन को पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसना था। सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, व्यापार के लिए बंदरगाहों तक कच्चा माल लाना था। इसके लिए रेलवे का जाल बिछाना जरूरी था, और रेलवे के लिए जरूरी थे स्लीपर्स, यानी लकड़ी के वो तख्ते जो पटरियों को अपनी जगह पर टिकाए रखते हैं। जी। और इनकी मांग इतनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 1 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स लगते थे। 2000? अब जरा सोचिए, हजारों मील लंबी पटरियां बिछाई जा रही थीं। ये एक कभी न खत्म होने वाली भूख थी। अकेले 1850 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी में हर साल स्लीपर के लिए 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे। 35,000 पेड़ हर साल? हाँ, सरकार ठेकेदारों को बेहिसाब पेड़ काटने के ठेके देती थी। उन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटने शुरू कर दिए और जल्दी ही रेलवे लाइनों के आसपास के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। तो एक तरफ जहाजों और रेल की पटरियों के लिए जंगलों को काटा जा रहा था, लेकिन ये सिर्फ लकड़ी निकालने की बात नहीं थी। सही कहा ना? अंग्रेजों को जमीन भी चाहिए थी, एक बिल्कुल अलग तरह के खेत के लिए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मांग नहीं थी, ये एक तरह से यूरोप के जीवन शैली का बोझ था जिसे भारत और जावा के जंगल उठा रहे थे। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की मांग आसमान छू रही थी। तो इस मांग को पूरा करने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक वनों को साफ करवा दिया और उनकी जगह विशाल बागान लगा दिए। हाँ, इन चीजों की मतलब यूरोप में एक कप चाय की चुस्की का मतलब था या हजारों एकड़ जंगल का साफ हो जाना। बिल्कुल। जमीन को बहुत सस्ते दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया गया, जिन्होंने जंगलों को काटकर चाय और कॉफी के बागान बना दिए। तो देखिए, 3 बड़ी वजहें थीं: शाही नौसेना, रेलवे और बागान। इन तीनों ने मिलकर जंगलों के विनाश की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। इस सब के बीच अंग्रेजों को लगा कि ये जो बेतरतीब कटाई हो रही है, इसे रोकना होगा, इसे एक सिस्टम में लाना होगा। और यहीं से वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का विचार सामने आया। सुनने में तो बड़ा अच्छा और आधुनिक लगता है। विज्ञान तो अच्छी चीज होती है ना? नाम तो बहुत आकर्षक है, लेकिन इसका असल मतलब कुछ और ही था। सरकार ने एक जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला वन महानिरीक्षक बनाया। वो हो। और ब्रैंडिस ने जो सिस्टम लागू किया उसमें प्राकृतिक विविधता और स्थानीय जरूरतों की कोई जगह नहीं थी। तो फिर वैज्ञानिक क्या था इसमें? वैज्ञानिक बस इतना था कि जंगलों को ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक लकड़ी पैदा करने वाली एक फैक्ट्री में बदल दिया जाए। इस सिस्टम के तहत तरह तरह के पेड़ों वाले जो प्राकृतिक वन थे, उन्हें काट दिया गया। ओ। और उनकी जगह सिर्फ एक ही प्रजाति के पेड़, जैसे सागौन या साल, सीधी कतारों में लगा दिए गए, ठीक जैसे सेना की परेड होती है। हर साल कुछ हिस्से को काटा जाता और फिर से वही एक प्रजाति के पेड़ लगा दिए जाते। तो वैज्ञानिक वानिकी असल में एक बहुत भ्रामक शब्द है। ये वानिकी कम और फैक्ट्री ज्यादा थी। एक ऐसी फैक्ट्री जिसका काम था जहाजों और रेलवे के लिए लकड़ी के लट्ठे तैयार करना। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सटीक बात कही गई है। ये विज्ञान नहीं, विविधता का विनाश था। एक जीता जागता विविध जंगल एक लकड़ी के खेत में तब्दील हो गया था। ये जो आइडिया था वैज्ञानिक वानिकी का, क्या ये सिर्फ भारत में ही लागू किया गया था या ये उपनिवेशवाद का एक स्टैंडर्ड टूल किट था? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल एक टूल किट था। ठीक इसी समय हजारों मील दूर जावा में, जो आज इंडोनेशिया का हिस्सा है, डच सरकार भी बिल्कुल यही कर रही थी। वहां भी सागौन के विशाल जंगलों को इसी तरह वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करने के नाम पर काटा जा रहा था और वहां भी इसके नतीजे उतने ही विनाशकारी थे। तो इस नए नियंत्रण को सिर्फ एक सिस्टम बनाकर तो लागू नहीं किया जा सकता था, इसे कानूनी जामा पहनाना भी जरूरी था। हाँ, और इसके लिए उन्होंने 1878 में वन अधिनियम पारित किया। इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। इसने जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया, जिससे सदियों से जो जंगल सबका साझा घर था, वो अचानक सरकारी संपत्ति बन गया। पहली श्रेणी थी आरक्षित वन। ये सबसे अच्छे जंगल थे और इनमें गांव वालों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। पूरी तरह से? मतलब जो जंगल उनकी जिंदगी का हिस्सा था, अब वो उसमें कदम भी नहीं रख सकते थे? जी हाँ। दूसरी श्रेणी थी सुरक्षित वन। यहाँ लोगों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए, जैसे कि मवेशी चराना, लेकिन उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। और तीसरी और आखिरी श्रेणी थी ग्रामीण वन, जहां से गांव वाले सिर्फ ईंधन या चारे के लिए थोड़ी बहुत लकड़ी ले सकते थे। कीमती इमारती लकड़ी पर उनका कोई हक नहीं था। तो एक कानून से रातों रात लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। जो उनका घर था, अब वो सरकारी संपत्ति बन गया। इसका असल में जमीन पर मतलब क्या था? इसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। गांव वालों के लिए जंगल उनके जीवन का आधार थे। वे वहां से ईंधन, चारा, पत्ते, कंदमूल, फल सब कुछ इकट्ठा करते थे।
घर बनाने के लिए लकड़ी और बांस, हल बनाने के लिए लकड़ी, सब जंगल से आता था। ये सब गतिविधियां जो उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं, अचानक अपराध बन गई। और अगर कोई पकड़ा जाता तो वो वन रक्षकों की दया पर निर्भर हो जाता था। ये गार्ड अक्सर लोगों को तंग करते थे और उनसे घूस या मुफ्त का खाना पीना मांगते थे। औरतों के लिए स्थिति और भी मुश्किल थी, क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना मुख्य रूप से उन्हीं का काम था और उन्हें अक्सर अपमान का सामना करना पड़ता था। 1 मिनट, इन स्रोतों में झूम खेती या घुमंतू खेती पर रोक लगाने का भी जिक्र है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब ये तरीका तो सदियों से चला आ रहा था। क्या अंग्रेजों को सच में आग लगने का डर था या इसके पीछे कोई और ज्यादा बड़ी आर्थिक वजह थी? आपका शक बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि झूम खेती से उठने वाली आग से कीमती इमारती लकड़ी को खतरा है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। पहली, सरकार के लिए घूम घूम कर खेती करने वाले समुदायों पर लगान लगाना और उनसे वसूलना बहुत मुश्किल था। वे एक जगह टिकते ही नहीं थे। तो असल में ये नियंत्रण की बात थी। जो चीज आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे गैर कानूनी घोषित कर दो। बिल्कुल। दूसरी वजह यह भी थी कि उन्हें लगता था कि जो जमीन खेती के लिए जलाई जा रही है, उस पर भी इमारती लकड़ी उगाई जा सकती है। नतीजा ये हुआ कि कई समुदायों को उनकी पारंपरिक जमीनों से जबरन हटा दिया गया। उन्हें अपने पेशे बदलने पड़े और कुछ को तो अंग्रेजों ने अपराधी कबीले तक घोषित कर दिया। और इस नियंत्रण में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी था, जो शिकार के मामले में साफ दिखता है। हाँ, ये पाखंड का एक बड़ा उदाहरण है। जब स्थानीय लोग अपनी जरूरत के लिए, अपने भोजन के लिए हिरन, तीतर या छोटे जानवरों का शिकार करते, तो उसे अवैध शिकार यानी पोचिंग कहा जाता था और उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज अफसर और भारत के राजे महाराजे बड़े पैमाने पर जानवरों को सिर्फ मनोरंजन के लिए मारते, तो उसे खेल यानी स्पोर्ट कहा जाता था। और ये पैमाने कितने बड़े थे? स्रोत बताते हैं कि इनाम के लालच में 1875 से 1925 के बीच 80,000 बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मारे गए। ये कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रॉफी थी। हाँ, और ये अपनी बहादुरी दिखाने का एक तरीका बन गया था। अकेले जॉर्ज यूल नाम के एक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों का शिकार करने का रिकॉर्ड बनाया था। कई जंगलों में तो शिकार के लिए सिर्फ अंग्रेजों को ही जाने की इजाजत थी। 400 बाघ! ये शिकार नहीं, एक जुनून था। एक तरफ गांव वाला एक तीतर मार ले तो वो अपराधी, और दूसरी तरफ एक अफसर 400 बाघ मारे तो वो स्पोर्ट्समैन कहलाता है। ये विरोधाभास ही पूरी कहानी कह देता है, ना कि स्थानीय लोगों की। जाहिर है, जब लोगों को इतना दबाया जाएगा, उनका घर, उनका भोजन, उनकी इज्जत, सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हमारे स्रोतों में बस्तर के एक महान विद्रोह का जिक्र है, जो इस पूरी कहानी का एक अहम मोड़ है। हाँ, बस्तर, जो आज छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, अपनी आदिवासी संस्कृति और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। वहाँ के लोगों का अपनी जमीन से एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। वे मानते हैं कि हर गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे धरती की देखभाल करते हैं। वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा की पूजा करते हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है। तो विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की? 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने 2/3 जंगल को आरक्षित करने, घुमंतू खेती पर रोक लगाने और शिकार पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वो वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करेंगे, जिसे बेगार कहते थे। इन सब वजहों से लोगों के सब्र का बांध टूट गया। और ये विद्रोह संगठित कैसे हुआ? इसका तरीका बहुत अनोखा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। विद्रोह का संदेश गांव-गांव पहुंचाने के लिए आम की टहनी, मिट्टी का ढेला और मिर्च का इस्तेमाल किया गया। ये हर गांव में भेजे जाते थे और ये इस बात का प्रतीक थे कि अब सभी को मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है। नेथानार गांव के गुंडा धुर इस विद्रोह के एक बड़े और महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। विद्रोहियों ने किया क्या? उनकी कार्रवाई क्या थी? 1910 में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोहियों ने बाजार लूटे, अफसरों और व्यापारियों के घर जला दिए, पुलिस थानों और स्कूलों में आग लगा दी और जो भी अनाज लूटा उसे गरीबों में बांट दिया। ये अंग्रेजी राज और उसके दमनकारी कानूनों के खिलाफ एक खुली जंग थी। इसका अंत कैसे हुआ? अंग्रेजों ने इसे कैसे दबाया? अंग्रेजों ने विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचला। उन्होंने सेना भेज दी। एक बुजुर्ग पोदियामी गंगा
के शब्दों में, अंग्रेज उन्हें घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। सैनिकों ने गांवों को घेर कर गोलियां चलाईं। गुंडाधुर कभी पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन विद्रोह को दबाने में 3 महीने लग गए। तो क्या ये विद्रोह पूरी तरह से असफल रहा? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इस संघर्ष की एक बड़ी जीत भी हुई। विद्रोह ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपनी नीति पर दोबारा सोचना पड़ा। आरक्षित वन का क्षेत्र, जो पहले 2/3 करने की योजना थी, उसे घटाकर आधा कर दिया गया। ये दिखाता है कि लोगों के संघर्ष ने औपनिवेशिक सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। तो बस्तर में लोगों ने संघर्ष किया और कुछ हद तक अपनी जमीन बचाई। हमने पहले जावा का जिक्र किया था, वहां क्या हो रहा था? क्या वहां के लोगों ने भी ऐसी ही लड़ाई लड़ी? हाँ, वहां भी विरोध के स्वर उठ रहे थे। जावा में कलांग नाम का एक समुदाय रहता था। वे इतने कुशल लकड़ाहारे और घुमंतू किसान थे कि उनके बिना सागौन की कटाई और राजाओं का महल बनाना लगभग नामुमकिन था। जब 18वीं सदी में डचों ने जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, तो कलांग समुदाय ने इसका विरोध किया। 1770 में उन्होंने एक डच किले पर हमला किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। और फिर विश्व युद्धों ने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। हाँ, पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर बहुत बुरा असर पड़ा। जावा पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जापानी कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो यानी स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाई। मतलब जिन जंगलों को उन्होंने बचाने के नाम पर लोगों से छीना था, उन्हीं को वे खुद ही जलाने पर तैयार हो गए ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। बिल्कुल। उन्होंने सागौन की लकड़ी के विशाल लट्ठों के ढेरों और आरा मशीनों को खुद ही जला दिया। बाद में जब जापानी आए तो उन्होंने अपने युद्ध के लिए जंगलों को और भी बेरहमी से काटा और इस्तेमाल किया। उन्होंने गांव वालों को जंगल काटने के लिए मजबूर किया। इस पूरी उथल-पुथल का कई ग्रामीणों ने अपनी खेती की जमीन का विस्तार करने के लिए भी फायदा उठाया। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर तस्वीर साफ हो जाती है। ये सिर्फ पेड़ों के काटने की कहानी नहीं है, ये एक रिश्ते के टूटने की कहानी है, इंसान और जंगल के बीच का रिश्ता। बिल्कुल। उपनिवेशवाद ने केवल पेड़ों को नहीं काटा, उसने इंसान और प्रकृति के बीच उस गहरे सहजीवी रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल जो कभी एक साझा घर हुआ करते थे, वो व्यावसायिक लकड़ी के स्रोत बन गए। लोग जो कभी जंगल के रखवाले थे, वो घुसपैठिए और अपराधी बना दिए गए। और ये हमें आज भी एक जरूरी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि जब हम विकास या प्रगति की बात करते हैं, तो किसके विकास की बात हो रही है? क्या विकास का मतलब सिर्फ उद्योग, सड़कें और संसाधन हैं, या इसमें वो समाज भी शामिल है जो सदियों से प्रकृति के साथ जीता आया है, जिसके अपने अधिकार और अपनी संस्कृति हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारे जंगलों और वहां रहने वाले लोगों का भविष्य तय करेगा। स्वागत है। आज हमारे सामने पहाड़ों और रेगिस्तानों की कुछ तस्वीरें हैं। एक तरफ हरे भरे ऊंचे मैदान, भेड़ों का झुंड, और दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, ऊंटों का कारवां। पहली नज़र में शायद लगे कि ये बस यूं ही भटकने वाले लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ भटकना है, या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति है? तो आज हम इन्हीं तस्वीरों के पीछे की दुनिया में उतरने वाले हैं, चरवाहों की दुनिया। हम समझेंगे कि उनका जीवन मौसम और प्रकृति के चक्र से कैसे जुड़ा था, पहाड़ों से लेकर पठारों और रेगिस्तानों तक। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि जब औपनिवेशिक शासन आया, जब नई सरहदें खिंची, तो इस हजारों साल पुराने संतुलित जीवन शैली पर क्या असर पड़ा। ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये अफ्रीका तक फैली हुई है। एक संघर्ष, अनुकूलन और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं और चरवाहों के जीवन के इस छुपे हुए तर्क को समझते हैं। अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें राजाओं, लड़ाइयों, साम्राज्यों की बातें होती हैं। इन घुमंतू समुदायों को ज्यादा जगह नहीं मिलती, मानो ये बीते कल की बात हो। लेकिन जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, इनकी आवाजाही बेमकसद नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं। ये मौसम, चारे और पानी के चक्र पर आधारित एक बहुत सटीक रणनीति थी। बिल्कुल, ये कोई रैंडम वॉन्डरिंग नहीं थी। ये पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीने का एक बेहद परिष्कृत तरीका था। और इसे समझने के लिए मेरे ख्याल से भारत के अलग अलग हिस्सों के समुदायों को देखना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हर इलाके की अपनी चुनौती थी और अपना समाधान। हाँ, चलिए हिमालय से शुरू करते हैं। वहां का जीवन तो पूरी तरह मौसम के मिजाज पर ही निर्भर करता है।
जैसे जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल और हिमाचल के गद्दी समुदाय, इनका जीवन तो एक कैलेंडर की तरह चलता था। हाँ, एक प्राकृतिक कैलेंडर। जब अप्रैल में बर्फ पिघलना शुरू होती, पहाड़ियां हरी होने लगती, तो वो अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ पहाड़ों में ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते। इस यात्रा को काफिला कहते हैं और धीरे धीरे वे बुग्याल तक पहुंचते। बुग्याल, हाँ, यानी वो ऊंचाई वाले घास के मैदान। हाँ, बहुत ऊंचाई पर मौजूद हरे भरे घास के मैदान। पूरी गर्मियां उनके मवेशी वहीं चढ़ते। ये सुनने में बहुत सुव्यवस्थित लगता है, लेकिन इसमें जोखिम भी तो बहुत होता होगा। मतलब क्या होता था अगर बर्फ उम्मीद से पहले पिघल जाए या किसी साल बारिश कम हो? जोखिम, बहुत बड़ा जोखिम होता था। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी चक्र पर टिकी थी। उन्हें बर्फ पिघलने के संकेतों को, हवा के रुख को, पौधों के उगने के तरीकों को बहुत बारीकी से पढ़ना आता था। ये उनका पारंपरिक ज्ञान था। लेकिन जैसे ही सितंबर आता तो वापसी का समय हो जाता। अच्छा। ऊपर बर्फ जमने लगती और वे वापस नीचे शिवालिक की निचली पहाड़ियों की तरफ उतर आते। और पूरी सर्दियां वो यहीं के सूखे झाड़ीदार जंगलों में अपने मवेशियों को चराते। मतलब ये एक तरह से प्रकृति को आराम देने का तरीका भी था। जब वे ऊपर पहाड़ों में होते तो नीचे के जंगलों को फिर से पनपने का मौका मिल जाता, और जब वे नीचे आ जाते तो बर्फ से ढके बुग्यालों को आराम मिलता। यही तो इस जीवन शैली की खूबसूरती है। ये एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल मॉडल था। इंसान और जानवर दोनों प्रकृति के चक्र का हिस्सा थे, उसे तोड़ नहीं रहे थे। उन्होंने जमीन को कभी खत्म नहीं किया, बस उसका मौसम के हिसाब से इस्तेमाल किया। तो पहाड़ों में जीवन पूरी तरह ऊंचाई और मौसम पर निर्भर था, लेकिन जब आप पठार जैसे सूखे इलाकों में आते हैं तो रणनीति पूरी तरह बदल जाती है ना? वहां चुनौती सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि दूसरे समुदायों के साथ तालमेल बिठाना भी है। जैसे महाराष्ट्र के धनगर समुदाय का मामला, वो तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, धनगर मुख्य रूप से भेड़ चराने वाले थे। मानसून के दौरान वे महाराष्ट्र के मध्य पठार पर रहते थे। वहां बारिश कम होती थी, जमीन भी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उनके मवेशियों के लिए वो चारागाह काफी होता था। असली चुनौती शुरू होती थी अक्टूबर के बाद, जब चारागाह सूखने लगते थे। तब वो पश्चिम की ओर कोंकण के इलाके की तरफ निकल पड़ते थे। एक मिनट, मतलब वे एक सूखे इलाके से एक ज्यादा हरे भरे खेती वाले इलाके की ओर जा रहे थे। मुझे तो हमेशा लगता था कि किसानों और चरवाहों में जमीन को लेकर झगड़ा होता होगा। यहाँ तो मामला उल्टा लग रहा है। यही सबसे दिलचस्प बात है। कोंकण के किसान उनका स्वागत करते थे। स्वागत करते थे? हाँ, क्योंकि जब धनगर अपने मवेशियों के साथ उनके खेतों में पहुंचते, तब तक खरीफ की फसल कट चुकी होती थी। हाँ। और खेतों को रबी की फसल के लिए तैयार करना होता था। हाँ। तो धनगरों के मवेशी फसल के बचे हुए ठूंठ को खाते और खेतों में गोबर करते, जो एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम करता था। वाह, मतलब धनगर चरवाहे असल में उस इलाके की फर्टिलाइजर फैक्ट्री थे, जो अपने पैरों पर चलकर आती थी। बिल्कुल सही शब्द है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं था, ये इस पूरे इलाके की मिट्टी को जिंदा रखने का एक चलता फिरता सिस्टम था। कोंकण के किसान ये बात समझते थे, इसलिए वे इन चरवाहों का इंतजार करते थे और बदले में उन्हें चावल और अनाज देते थे। और जब मानसून की बारिश शुरू होने वाली होती तो धनगर ये अनाज लेकर वापस अपने पठारी इलाकों में लौट जाते। ये एक प्री इंडस्ट्रियल सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। दोनों समुदाय एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बिल्कुल। और रेगिस्तान में, वहां तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती होगी। राजस्थान के रायका समुदाय को तो पानी और चारे की और भी ज्यादा अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। हाँ, था रेगिस्तान में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी होती है कभी नहीं। इसलिए रायका समुदाय ने अपनी रणनीति को और लचीला बनाया। वो खेती भी करते थे और चरवाही भी। कुछ रायका, जिन्हें मारू रायका कहते हैं, ऊंट पालते थे, जबकि कुछ भेड़ बकरियां। अच्छा। जब मानसून में बारिश होती तो वे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर अपने गांव में ही रहते। लेकिन अक्टूबर आते आते ये चारागाहों सूख जाते थे। तब वो नए चारागाहों की तलाश में निकल पड़ते थे। मतलब उनका जीवन एक लगातार खोज पर आधारित था। हाँ, और ये खोज उन्हें हर साल नए रास्तों पर ले जाती थी। अगले मानसून की बारिश के बाद ही वे वापस लौटते थे। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ है, ये घुमंतू जीवन कितना सोच समझकर और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता था। हर हरकत के पीछे एक वजह थी, एक गहरा तर्क था।
तो ये एक सदियों पुराना टिकाऊ और संतुलित जीवन का तरीका था। लेकिन फिर अंग्रेजों का शासन आया और सब कुछ बदलने लगा। जैसा कि हमारे स्रोतों में साफ लिखा है, अंग्रेजों की सोच बिल्कुल अलग थी। उनकी नज़र में जो जमीन पड़ती थी या जहां खेती नहीं होती थी, वो बेकार जमीन थी, वेस्टलैंड। ये उनकी औपनिवेशिक सोच थी। उनके लिए जमीन की कीमत सिर्फ एक चीज से थी, लगान, रेवेन्यू। जिस जमीन से लगान नहीं मिलता था वो उनकी नजरों में अनुत्पादक थी। उन्हें ये घूमते फिरते चरवाहे जो किसी एक जगह टिक कर लगान नहीं देते थे, समझ ही नहीं आते थे। वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे और ये समुदाय उनके नियंत्रण से बाहर थे। तो उन्होंने इस बेकार जमीन को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया? उन्होंने चारागाहों को खेती की जमीन में बदलना शुरू कर दिया। इसके लिए पड़ती भूमि नियम यानी वेस्टलैंड रूल्स लाए गए। इन नियमों के तहत इन बेकार जमीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों को सौंप दिया। शर्त ये थी कि वे इस जमीन पर खेती करेंगे और लगान वसूलेंगे। बिल्कुल। नतीजा, चरवाहों के चरागाह तेजी से सिकुड़ने लगे। तो ये एक तरह से एक बहुआयामी हमला था। पहले उन्होंने चरागाह छीने, फिर अगला निशाना बने जंगल। हाँ, अगला बड़ा हमला हुआ वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट्स के जरिए। अंग्रेजों को देवदार और साल जैसे कीमती पेड़ों की लकड़ी चाहिए थी, जहाज बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर के लिए। इसलिए उन्होंने जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व्ड और संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड में बांट दिया। आरक्षित जंगलों में तो चरवाहों का घुसना पूरी तरह मना कर दिया गया और संरक्षित जंगलों में वहां कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन उन पर भी कड़ी पाबंदियां थीं। चरवाहों को जंगल में घुसने के लिए परमिट लेना पड़ता था और ये भी तय होता था कि वे कब और कितने समय के लिए जंगल में रहेंगे। अगर वे समय सीमा का उल्लंघन करते तो उन पर भारी जुर्माना लगता। मतलब जंगल जो सदियों से उनके जानवरों के लिए जीवन का स्रोत थे, अब उनकी पहुंच से दूर हो रहे थे। जब वो भी काफी नहीं हुआ तो 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये तो नाम से ही बहुत कठोर लगता है। ये सिर्फ कठोर नहीं, ये एक बेहद क्रूर और अमानवीय कानून था। अंग्रेजों के लिए जो हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, ये घूमते फिरते समुदाय एक सिरदर्द थे। इन्हें ट्रैक करना, इन पर टैक्स लगाना, ये सब लगभग नामुमकिन था। तो उनके लिए सबसे आसान हल क्या था? इन पर जन्म से अपराधी का ठप्पा लगा दो। जन्म से अपराधी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कई दस्तकार, व्यापारी और चरवाहे समुदायों को सिर्फ इसलिए अपराधी घोषित कर दिया गया क्योंकि वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे। अब उनकी आज़ाद आवाजाही पूरी तरह खत्म हो गई। उन्हें कुछ तय गांव या बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। बिना परमिट के कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी। ये उनकी पहचान और उनकी जीवन शैली पर सीधा हमला था। और इन सब के ऊपर उन्होंने टैक्स भी लगा दिया। हाँ, चराई कर, ग्रेजिंग टैक्स। ये हर उस जानवर पर लगाया गया जो चरागाह में चढ़ता था। जमीन पर, पानी पर, नमक पर, हर चीज पर टैक्स था। तो जानवरों के चरने पर क्यों नहीं? ये टैक्स पहले ठेकेदारों के जरिए वसूला जाता था, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते थे। फिर 1880 के दशक तक सरकार ने खुद सीधे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हर चरवाहे को एक पास जारी किया जाता था, जिसे देखकर और हर जानवर का सिर गिनकर टैक्स लिया जाता। इसका कुल मिलाकर नतीजा क्या हुआ? ये सब सुनने में तो एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। नतीजा भयानक था। चरागाह सिमट गए, जंगल बंद हो गए। जो थोड़े बहुत चरागाह बचे, उन पर जानवरों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। चारागाह समय से पहले ही खत्म हो जाते। इससे चारे की भीषण कमी होने लगी। जानवर कमजोर और बीमार पड़ने लगे, और जब सूखा पड़ता तो चारे पानी की कमी से हजारों लाखों जानवर मारे जाते थे। कई बार अकाल की स्थिति बन जाती थी। एक पूरी की पूरी टिकाऊ अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था। और ये कहानी ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, दुनिया की 50% से ज्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका में रहती है। वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, खासकर मसाई समुदाय के साथ। बिल्कुल। मसाई पूर्वी अफ्रीका के सबसे जाने माने चरवाहा समुदायों में से एक है। वो केनिया से लेकर उत्तरी तंजानिया तक फैले एक बहुत बड़े इलाके में रहते थे। लेकिन 1885 में यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों ने अफ्रीका का बंटवारा कर लिया
और मसाइयों की जमीन के बीच से केन्या और तंगानिका की अंतर्राष्ट्रीय सरहद खींच दी। मतलब एक ही समुदाय को दो अलग-अलग देशों में बांट दिया। हाँ, और इस बंटवारे का नतीजा ये हुआ कि मसाइयों ने अपनी लगभग 60% जमीन खो दी। उन्हें दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे, सूखे और बंजर इलाकों में धकेल दिया गया, जहां ना तो बारिश का भरोसा था और ना ही अच्छे चरागाह थे। और फिर भारत की तरह ही वहां भी संरक्षण के नाम पर जमीन छीनी गई होगी। बिल्कुल वही हुआ। उनके बचे खुचे बेहतरीन चरागाह भी संरक्षण के नाम पर छीन लिए गए। केन्या में मसाई मारा और तंजानिया में सेरेंगेटी जैसे बड़े-बड़े नेशनल पार्क बना दिए गए। ये एक अजीब विडंबना थी। इन पार्कों में यूरोपियन पर्यटकों को तो सफारी के लिए आने दिया जाता था, लेकिन सदियों से वहां रह रहे मूल निवासियों यानी मसाई चरवाहों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अकेले सेरेंगेटी नेशनल पार्क के लिए 14,760 वर्ग किलोमीटर का चरागाह उनसे छीन लिया गया। इन सरहदों और पाबंदियों का असर तो जानलेवा रहा होगा। हमारे स्रोतों में नामीबिया के एक चरवाहे का जिक्र है जो बहुत कुछ कहता है। हाँ, उसने कहा था, हम कैद में हैं, ये सीमाएं हमें मार रही हैं। वाह, सीमाएं हमें मार रही हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक बयान नहीं है, ये जीने और मरने का सवाल है। ये दिखाता है कि उनके लिए आवाजाही सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जिंदा रहने की शर्त थी। और ये सच था। सूखे के समय चरवाहे अपने जानवरों को उन इलाकों में नहीं ले जा पाते थे जहां थोड़ा बहुत चारा या पानी मिल सकता था। इसका एक भयानक उदाहरण 1933 और 1934 के सूखे के दौरान देखने को मिला। आवाजाही पर पाबंदी के कारण मसाई अपने जानवरों को कहीं और नहीं ले जा पाए और उस एक सूखे में केन्या में उनके आधे से ज्यादा जानवर मारे गए। जो चीज उन्हें हमेशा सूखे से बचाती थी वही उनसे छीन ली गई थी। तो इन सब बदलावों और मुश्किलों का सामना करते हुए इन समुदायों ने खुद को कैसे बचाया? उन्होंने हार तो नहीं मानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन समुदायों ने असाधारण लचीलापन दिखाया है। उन्होंने अनुकूलन के रास्ते खोजे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, क्योंकि अब उतने बड़े झुंड को पालना संभव नहीं था। और उन्होंने आवाजाही के लिए नए रास्ते भी खोजे होंगे? हाँ, नए रास्ते खोजे, जैसे राजस्थान के रायका, जो पहले ऊंटों के साथ सिंध की तरफ जाते थे, अब वहां जाना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने हरियाणा की तरफ जाना शुरू कर दिया, जहां कटाई के बाद उनके जानवरों को खेतों में ठूंठ और चारा मिल जाता था। ये एक तरह से महाराष्ट्र के धनगरों वाला ही मॉडल था जो उन्होंने नई परिस्थितियों में अपनाया। और क्या? कुछ लोगों ने ये जीवन शैली छोड़ भी दी। हाँ, बहुतों को छोड़नी पड़ी। कुछ अमीर चरवाहों ने जमीन खरीदकर एक जगह बसना और खेती करना शुरू कर दिया, जबकि कई गरीब चरवाहे जिनके पास ज्यादा मवेशी नहीं बचे थे, वो शहरों में जाकर मजदूरी या दूसरे छोटे मोटे काम करने लगे। लेकिन कई लोगों ने चरवाही और खेती को मिला लिया, तो उन्होंने अपने पारंपरिक काम को पूरी तरह छोड़ा नहीं, बल्कि उसके साथ जीने के नए तरीके जोड़ लिए। तो हिमालय से लेकर सेरेंगेटी के मैदानों तक ये साफ है कि चरवाही कोई पिछड़ी हुई या पुरानी जीवन शैली नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे सूखे और पहाड़ी इलाकों में जीने का सबसे व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। बिल्कुल। तमाम संघर्षों और बदलावों के बावजूद इन समुदायों ने हार नहीं मानी है। उन्होंने खुद को बदला है, नए तरीके अपनाए हैं और उनकी कहानी आज भी जारी है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर भी जिया जा सकता है। और ये संरक्षण बनाम आजीविका की बहस जो औपनिवेशिक काल में शुरू हुई थी, वो आज भी दुनिया भर में चल रही है। जब हम नेशनल पार्क बनाते हैं तो हम किसे बाहर रख रहे हैं, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए जरूर उठता है। औपनिवेशिक ताकतों और बाद में आधुनिक सरकारों ने चरवाहों की जमीन को बेकार या अनुत्पादक मानकर उसे बदलने की कोशिश की, क्योंकि वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे और उससे सीधा राजस्व नहीं कमा सकते थे। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और सस्टेनेबिलिटी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हमें चरवाहों के जमीन प्रबंधन के उन पारंपरिक और टिकाऊ तरीकों से कुछ सीखने की जरूरत है जिन्हें कभी खत्म करने की कोशिश की गई थी? इस पर सोचिएगा जरूर।